लास्ट क्लास में हमने किरचॉफ्स लॉज पढ़े थे और अब उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है एप्लीकेशंस ऑफ किरचॉफ्स लॉज। इसमें सबसे पहली एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ये 5 रेजिस्टेंसेस का नेटवर्क होता है। ये रेजिस्टेंसेस इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, ये ऐसे 5 रेजिस्टेंसेस का नेटवर्क होता है। एक रेजिस्टेंस इधर होता है जैसे R1, फिर एक रेजिस्टेंस इधर होता है R2, एक रेजिस्टेंस इस तरफ R3 और ये एक रेजिस्टेंस इस तरफ होगा R4 और बीच में ये एक और गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है और गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम R5 से डिनोट कर सकते हैं। तो आगे आप गैल्वेनोमीटर पढ़ोगे तो गैल्वेनोमीटर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, तो चाहे तो इसको G लिख दीजिए चाहे R5 लिख दीजिए। तो G इज R5, गैल्वेनोमीटर मतलब 5th रेजिस्टेंस हो गया। तो ये जो नेटवर्क है 5 रेजिस्टेंसेस का, इस नेटवर्क को हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो सपोज करिए कि यहाँ से ये करंट जाती है I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसके 2 ब्रांचेस निकल रही हैं। तो एक ब्रांच में हमने करंट को I1 कंसिडर कर लिया और दूसरी ब्रांच में जो करंट है उसको I2 कंसिडर कर लिया। तो जैसे ही एक वायर के 2 पार्ट होते हैं, जैसे एक वायर इसके 2 पार्ट हो गए तो ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो हमने इसमें I1 करंट सपोज कर लिया, इसमें I2 करंट सपोज कर लिया। अभी I1 करंट इस वाले जंक्शन पे जब पहुंचेगी तो फिर से इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, एक करंट इस तरफ जाएगी, एक करंट इस तरफ जाएगी। तो इस वाली करंट को, ये जो गैल्वेनोमीटर की करंट है, इसको हमने IG सपोज कर लिया। जो G सबस्क्रिप्ट है वो गैल्वेनोमीटर के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो अगर I1 करंट में से IG करंट इस तरफ चली जाएगी तो इस तरफ I1 माइनस IG करंट बचेगी। अब देखिए इस वाले जंक्शन पे 2 करंट है, ये वाली करंट आ रही है I2 और ये वाली करंट आ रही है IG। और किरचॉफ्स के फर्स्ट रूल से आने वाली करंट का सम जाने वाली करंट के इक्वल होता है। तो अगर इस पे I2 और IG करंट आ रही है तो इस तरफ से I2 प्लस IG करंट जाएगी। फिर इस वाले जंक्शन पे ये आने वाली करंट है, तो आने वाली करंट का सम जाने वाली करंट के सम के इक्वल होगा। तो ये IG से IG कैंसिल हो जाएगा और ये करंट हो जाएगी I1 प्लस I2। तो ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया। अब जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो क्या कहता है, जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग इफ IG इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर इसमें कोई करंट नहीं है तो ये जो रेजिस्टेंसेस हैं ये प्रोपोर्शनल होंगे, यानी रेशियो इक्वल होगा। तो अगर IG यानी कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं रहेगी तो इन रेजिस्टेंसेस का रेशियो इक्वल होगा, यानी कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 के इक्वल। तो इन दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशियो इन दोनों रेजिस्टेंसेस के इक्वल होगा, या अगर हम R3 को इस तरफ लेके आए तो R1 अपॉन R3, R2 उस तरफ चला जाएगा तो R2 अपॉन R4, R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, और इन दोनों का एक ही मतलब होता है। अब इसका प्रूफ करेंगे हम किरचॉफ्स लॉ से। तो किरचॉफ लॉ के लिए हम ये 2 लूप ले लेते हैं, इनके नाम लगा देते हैं हम, ये A जंक्शन, ये B, ये C जंक्शन हो गया और ये D जंक्शन। तो हम इसमें किरचॉफ्स लूप लॉ यानी कि KVL यूज करेंगे। तो पहला लूप लेता है इन लूप ABDA। तो ये लूप हमने कंसीडर कर लिया ABDA और इस पे हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा दिया। तो A से B की तरफ चलेंगे तो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो I1 इंटू R1 हो जाएगा, और जब हम करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो इसको पॉजिटिव लेते हैं।
फिर इसमें देखिए, इसमें करंट IG है और रेजिस्टेंस G के इक्वल, तो हो जाएगा IG इंटू जी, IG इंटू जी, या R5 भी लिख सकते हो। R5 और G का मतलब एक ही है। अब क्योंकि करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इसको भी पॉजिटिव लेंगे। तो जब ऐसे चलेंगे तो इस वाले रेजिस्टेंस में I2 इंटू R2 पोटेंशियल ड्रॉप होगा, I इंटू R के हिसाब से, लेकिन इसमें हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अगर करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको नेगेटिव साइन के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। ये पूरा लूप क्लोज हो गया, ए से हमने स्टार्ट किया था, ए पे खत्म हो गया। तो किरचॉफ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग नेट वोल्टेज अक्रॉस अ लूप इज जीरो। तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है लूप पे वो जीरो हो जाएगा। इसमें कंडीशन डाल देते हैं कि अगर IG की वैल्यू जीरो होगी, तो अगर IG जीरो के इक्वल होगा, IG को जीरो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो I1R1 IG जीरो पुट करके हो जाएगा प्लस I2R2 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि I1R1 किसके इक्वल हो जाएगा, I2 इंटू R2 के इक्वल हो जाएगा। तो R1 अपॉन R2, R2 को इस तरफ ले जाइए, ये I2 अपॉन I1 के इक्वल हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन होगा। इसी तरह से अब हम दूसरा लूप लेते हैं। दूसरा लूप है BDCB। इन लूप DCB बाय KVL। तो इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे BDCB में। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो हो जाएगी, B से वोल्टेज हो जाएगी IG इंटू जी। करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव लेंगे। फिर D से C की तरफ चलिए, तो D से C की तरफ चलेंगे तो ये हो जाएगा I2 प्लस IG इंटू R4। और ऐसे भी हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इसको भी पॉजिटिव लेंगे। और इसके अक्रॉस जो होगा ये हो जाएगा I1 माइनस IG इंटू R3। करंट के ऑपोजिट चल रहे हैं, करंट के ऑपोजिट चल रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होगा। ये पूरा लूप कंप्लीट हो गया तो इसमें नेट वोल्टेज जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें कंडीशन डालिए IG इज इक्वल टू जीरो। तो अगर IG जीरो के इक्वल होगा तो ये जीरो इंटू जी जीरो हो जाएगा, फिर I2 प्लस जीरो, ये I2 प्लस जीरो हो गया इंटू R4, फिर माइनस I1 माइनस जीरो इंटू R3 इज इक्वल टू जीरो। तो हो जाएगा I2 इंटू R4 इज इक्वल टू I1 इंटू R3। तो जो नेगेटिव टर्म है माइनस I1 इंटू R3 ये दूसरी तरफ जाके I1 इंटू R3 के इक्वल हो जाएगा। हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है R3 अपॉन R4 की, तो ये हो जाएगा R3 अपॉन R4 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। ये सेकंड लूप। तो इधर भी देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन में भी हमें I2 अपॉन I1 की वैल्यू R1 अपॉन R2, और सेकंड इक्वेशन में भी हमें I2 अपॉन I1 की वैल्यू मिल रही है, दैट इज R3 अपॉन R4। तो इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम इसको कंपेयर कर देंगे तो ये R1 अपॉन R2 किसके इक्वल हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मॉडिफाइड नेटवर्क। तो देखिए जब इस वाली आर्म में कोई करंट नहीं होगी तो इसका कोई मतलब नहीं।
छोड़ देंगे और ये R3 के पैरेलल हो जाएगा। R1 और R3 एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि करंट ऐसे ही जाएगी, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग IG तो 0 है। अगर R1 अपन R2 R3 अपन R4 के इक्वल होगा तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, तो करंट ऐसे ही जाएगी। तो ये R1 और R3 दोनों सीरीज में हो जाएंगे, फिर R2 और R4 दोनों सीरीज में हो जाएंगे। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, तो इसका जो मॉडिफाइड डायग्राम है वो इस तरह से बनेगा। और फिर हम जो आगे की कैलकुलेशन करेंगे वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये अगर बैलेंस्ड है, यानी कि R1 अपन R2 इज इक्वल टू R3 अपन R4 के इक्वल है, तो ये वाला जो सर्किट है इसके इक्विवेलेंट होगा। फिर ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में आ जाएंगे, ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में आ जाएंगे, इसका रिजल्ट इसके रिजल्ट के साथ पैरेलल में होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इसको जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसको हम मीटर ब्रिज में पढ़ते हैं। ये मीटर का वही मतलब है, ये लेंथ की यूनिट है। तो इसमें हम एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बनता है? इसमें दो एल शेप की स्ट्रिप्स होती है, जैसे ये एक एल शेप की स्ट्रिप है और इस स्ट्रिप का नाम है S1। फिर एक और स्ट्रिप होती है प्लेन स्ट्रिप, और फिर एक और एल शेप की स्ट्रिप होती है। इस तरह की थिक कॉपर स्ट्रिप्स होती है। तो ये जो स्ट्रिप्स है ये थिक है और कॉपर की है। थिक होने का और कॉपर होने का मतलब ये है कि इनकी रेजिस्टेंस बहुत कम है, क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है और थिक होने से और ज्यादा कम हो जाती है। ये S1 और S3 के साथ, ये S1 हो गया और ये S2 हो गया। S1 और S2 के साथ एक नाइक्रोम का वायर कनेक्ट कर दिया जाता है और इसके साथ एक वुडन फ्रेम के ऊपर एक स्केल भी लगा हुआ होता है, जिसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर होती है। तो ये स्केल है 1 मीटर का, 1 मीटर स्केल। तो इसके हर एक पॉइंट को हम मीटर स्केल पे मेजर कर सकते हैं कि उस पॉइंट की इस वाले पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है। तो ये A और ये B, और जो वायर है वो नाइक्रोम का वायर, AB इज नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम एक अलॉय होता है जो निकल और क्रोमियम से मिलकर बनता है, निकल और क्रोमियम। इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है वो ऑलमोस्ट 0 डिग्री होता है, यानी कि रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के बढ़ने से बदलती नहीं, और क्योंकि रेजिस्टिविटी नहीं बदलती तो इसलिए रेजिस्टेंस भी बदलता नहीं। तो नाइक्रोम वायर हम इसलिए यूज करते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बदले ना, रेजिस्टेंस उतना ही रहे। तो ये मीटर स्केल हो गया और इसमें 1 मीटर इसकी टोटल लेंथ होती है, और इसमें हम AB के रिस्पेक्टिव पॉइंट्स की लेंथ को पकड़ सकते हैं, पता कर सकते हैं कितनी। S1 और S3 के बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है। ये जो रेजिस्टेंस है इसी को हमें कैलकुलेट करना है। ये X है और इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है कि ये रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसको हम बैलेंस व्हीटस्टोन की ब्रिज की एप्लीकेशन से पता करेंगे कि X की वैल्यू कितनी होगी। और यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर देंगे। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है और इसमें से हम अपने मर्जी के मुताबिक रेजिस्टेंस सेलेक्ट करते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसका मतलब है कि ये नोन रेजिस्टेंस है, इसमें कीज होती है
और जितनी रेजिस्टेंस की निकालोगे, जैसे 2 ओम की निकाल दी, तो इसका मतलब है कि इस आर्म में 2 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो एक आर्म में अननोन रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है और दूसरी आर्म में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब है कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये नोन है। अभी जो नाइक्रोम वायर है ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन से क्या फायदा होगा? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि जैसे रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। अब देखिए ये जो नाइक्रोम है इसका रो कांस्टेंट होगा और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट हो गई और क्रॉस सेक्शन एरिया भी कांस्टेंट हो गया। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जितनी लेंथ इसमें बढ़ती चली जाएगी उतना ही इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। तो रेजिस्टेंस को हम कंसीडर कर सकते हैं। हमने इसको कंसीडर कर लिया कि स्मॉल r है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर के रेजिस्टेंस को हमने r कंसीडर कर लिया, तो जितनी भी इसमें लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग हमें रेजिस्टेंस पता लग जाएगा। फिर हम S3 के यहाँ एक और कनेक्शन करते हैं, गैल्वेनोमीटर, और इसके साथ एक जॉकी कनेक्ट कर देते हैं। जॉकी एक रॉड होती है, इस तरह की रॉड होती है और उस रॉड में ऐसे एक कैविटी बनी हुई होती है, तो इसके बीच में वायर आ जाता है, ये वायर आ जाएगा और उसके ऊपर हम जॉकी को रख सकते हैं, तो ये कनेक्शन क्रिएट करता है जॉकी। तो आप देखिए कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा या नहीं। ये जो रेजिस्टेंस है ये R1 हो गया, ये रेजिस्टेंस R2 हो गया, और A से लेके J तक का जो रेजिस्टेंस है वो R3 हो जाएगा और J से लेके D तक का जो रेजिस्टेंस है वो R4 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट कर देते, एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे इस वाले पॉइंट से। हमने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी हो गई, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, यानी कि ये हायर पे हो गया और ये लोअर पे हो गया। और बैटरी का जो दूसरा टर्मिनल है वो इस तरफ ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा देंगे, इससे आप इसकी करंट को मैनेज कर सकते हो। अगर आपको करंट घटाना या बढ़ाना है तो इस रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करके हम इसकी करंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से करंट आएगी और ये वाली करंट ऐसे जाएगी, इसके दो पार्ट हो जाएंगे, इस तरफ जाएगी और इस तरफ जाएगी। अब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, ये बैलेंस कब होगा? ये बैलेंस तब होगा जब इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, IG इज इक्वल टू 0। तो ये अचानक से 0 नहीं होता है, इसको चेक करना पड़ता है। आपने ये लगा दिया यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक नोन रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर जॉकी को उठाएंगे इधर रखेंगे, तो गैल्वेनोमीटर में दोनों तरफ पॉइंट्स होते हैं। जैसे ये गैल्वेनोमीटर है, ये 0 है, ये 0 पॉइंट है, तो करंट अगर इस तरफ होगी ऐसे, तो इधर भी एम्पियर के मार्क्स लगे हुए होते हैं और इधर भी एम्पियर के मार्क्स लगे हुए होते हैं। तो सपोज करिए कि इस तरफ आपका जो डिफ्लेक्शन है इस वाले पॉइंट से इस तरफ आपने रखा, इस तरफ आया, और इस तरफ डिफ्लेक्शन इस तरफ आया, तो आप श्योर हो जाओगे कि इन दोनों के बीच में कहीं 0 पड़ेगा। तो फिर इन दोनों के बीच में इसको जॉकी को बार बार रख के देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 कहाँ पे होगा। और जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा तो उसका मतलब है कि ये जो पूरा ब्रिज है ये बैलेंस्ड हो जाएगा, और इसमें हम फिर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है AJ, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? AJ का रेजिस्टेंस, अगर इसकी लेंथ L है और ये 1 मीटर है, तो इसका पूरा लेंथ 100 सेंटीमीटर हो गया, उसमें से L माइनस कर दो तो इस वाले पार्ट का लेंथ आ जाएगा 100 माइनस L। तो A से J तक की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। अगर बैलेंसिंग लेंथ इस वाले पार्ट में L है तो इस वाले पार्ट में 100 माइनस L हो जाएगा। और रेजिस्टेंस हमने कितना लिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है R, तो L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? L इंटू R। उसी तरह से J से लेके B तक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100 माइनस L इंटू R। तो अब देखिए इन चारों पार्ट्स के रेजिस्टेंसेस आ गए। इसका रेजिस्टेंस X है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस L इंटू R है और इसका रेजिस्टेंस 100 माइनस L इंटू R। तो जब ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा यानी कि IG की वैल्यू 0 होगी,
तो इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो ये phi g इज इक्वल टू 0। अगर गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन 0 के इक्वल है तो ये x अपॉन r हो जाएगा L इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 माइनस L इंटू आर, यानी कि इन दोनों का रेशियो R1 अपॉन R2 इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा, R3 अपॉन R4 के इक्वल। तो इसका रेजिस्टेंस LR हो गया और इसका रेजिस्टेंस 100 माइनस L इंटू आर हो गया। ये R दोनों तरफ से स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x हो जाएगा L अपॉन 100 माइनस L इंटू आर। ठीक है, इस तरह से हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक की इंफॉर्मेशन में 2 क्वेश्चंस इसके ऊपर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन अभी बनते हैं, उसको देखेंगे 2 क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है फॉर कनेक्शंस थिक कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड। तो कनेक्शंस के लिए हम थिक कॉपर स्ट्रिप्स को यूज क्यों करते हैं? तो देखिए जो रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए होता है। तो जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमको रेजिस्टेंस को कम करना है तो रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए और क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होना चाहिए। थिक स्ट्रिप का मतलब है कि क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा और क्रॉस सेक्शन एरिया के ज्यादा होने का मतलब है कि रेजिस्टेंस कम हो जाए। यानी कि थिक स्ट्रिप हम इसलिए यूज करते हैं ताकि रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर सके, रेजिस्टेंस को कम से कम यूज कर सके। दूसरा है कॉपर स्ट्रिप। तो इसमें 2 प्रॉपर्टी है, थिक है और कॉपर है। ठीक है, इसलिए रेजिस्टेंस होगा और कॉपर है तो इसलिए भी। कॉपर एक बहुत अच्छा मेटल है, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, बहुत हाई कंडक्टिविटी का वायर होता है। तो कॉपर की अगर स्ट्रिप है तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी और रेजिस्टिविटी अगर कम होगी तो भी रेजिस्टेंस कम होगी। तो देयरफॉर फॉर रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर स्ट्रिप्स टू बी नेग्लिजिबल, क्योंकि हम इसके रेजिस्टेंस को तो काउंट नहीं कर रहे हैं, कॉपर स्ट्रिप्स के रेजिस्टेंस को हमने फॉर्मूले में काउंट नहीं किया, तो उसको नेग्लिजिबल करना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस स्ट्रिप्स का नेग्लिजिबल हो उसके लिए दे आर यूज्ड एज थिक कॉपर स्ट्रिप्स। तो स्ट्रिप्स को हम थिक कॉपर स्ट्रिप्स यूज करते हैं ताकि जो कनेक्शंस का रेजिस्टेंस है उसको नेग्लेक्ट कर सके, नेग्लिजिबल हो सके। दूसरा है वाई नाइक्रोम वायर इज यूज्ड इन मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज में हम नाइक्रोम का वायर क्यों यूज करते हैं? बिकॉज अल्फा अल्फा का मतलब है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज नेग्लिजिबल। तो जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब जीरो के अराउंड होता है, बहुत कम होता है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अल्फा अगर 0 है तो उसका मतलब है कि टेम्परेचर को चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो देयरफॉर रेजिस्टेंस इज
independent of temperature change. तो टेम्परेचर अगर बढ़ता भी है तो रेजिस्टेंस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि निग्लिजिबल चेंज आएगा। तो इसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट है अननोन रेजिस्टेंस का, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें आपसे प्रीकॉशंस जरूर पूछी जाती है, इसमें क्या क्या प्रीकॉशंस यूज करेंगे। प्रीकॉशंस इसमें सबसे पहले है एंड करेक्शन। देखिए जैसे ये ए बी, ये नाइक्रोम का वायर है, मीटर ब्रिज वायर। हो सकता है कि इस तरफ के कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि इस तरफ जो है कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो, ये कनेक्शन ढीला हो जाए, या ये कनेक्शन ठीक नहीं है, या ये कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा 1 मीटर से थोड़ा सा पहले हो गया है। तो आप जो ये फॉर्मूला यूज करते हो, x अपॉन आर इज इक्वल टू एल आर अपॉन 100 माइनस एल इंटू आर। तो हो सकता है कि इस तरफ के कनेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है कि इस तरफ के कनेक्शन में प्रॉब्लम हो। तो इसको प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि सिर्फ एक ही रीडिंग नहीं लेते। तो एंड करेक्शन के लिए 3 रीडिंग्स आर टेकन विद x लेफ्ट एंड में और r राइट एंड में, एंड 3 रीडिंग्स आर टेकन विद चेंज कनेक्शन। और जो 3 रीडिंग है वो हम कनेक्शन को चेंज करके लेते हैं, यानी कि r को लेफ्ट एंड में और x को राइट एंड में लेंगे। इस तरह से x की 6 वैल्यूज आ जाएंगी। देन वी टेक एवरेज ऑफ 6 रीडिंग्स। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, 6 रीडिंग्स का एवरेज लेते हैं। तो जो प्रॉब्लम है एंड एरर है वो आपका नलीफाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितना कमी आएगी वो इस तरफ उतनी ज्यादा हो जाएगा। तो 3 रीडिंग इस तरफ से और 3 रीडिंग इस तरफ से लेंगे तो जो भी एरर है वो खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एंड करेक्शन। अगर आप एक वैल्यू लेंगे तो हो सकता है कि उसमें एंड एरर हो, तो इसलिए हम सिर्फ एक वैल्यू नहीं लेते हैं, 3 वैल्यू इस तरफ से और 3 वैल्यू इस तरफ से लेंगे, तो उससे जो एरर है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड प्रिकॉशन आपको लेना है परसेंटेज एरर को मिनिमाइज करने के लिए, टू मिनिमाइज परसेंटेज एरर। हम 2 सिचुएशन को कंसीडर करते हैं। एक में जो जॉकी है वो 50 सेंटीमीटर के अराउंड है, मतलब ये 50 सेंटीमीटर मार्क, और एक में जो नल पॉइंट है वो 10 सेंटीमीटर मार्क पे आ रहा है। अच्छा, ये जो नल पॉइंट है हम अपने हिसाब से रेजिस्टेंस को सिलेक्ट करके इसको जॉकी की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू
10 ओम, और जो 10 ओम है उसमें ये 50 सेंटीमीटर के अराउंड आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरफ का रेजिस्टेंस इस तरफ के रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। और अगर ये 10 ओम आ रहा है 10 सेंटीमीटर पे, यानी कि ये अगर 10 ओम के इक्वल, तो ये 1:9 का रेशियो है, तो ये 90 ओम के इक्वल हो जाएगा। तो ये 10 ओम है तो ये 90 ओम के इक्वल, यानी कि इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 100 ओम के इक्वल होगा। 1:9 का इसमें रेशियो आ जाएगा। अगर हम इसको, इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, यानी कि जो अननोन रेजिस्टेंस है वो 10 ओम का इक्वल। अगर मैं इसको लूं कि भाई ये जो नॉन रेजिस्टेंस है इसको मैं और कम कर दूं, जैसे सपोज करिए कि मैंने इसको नॉन रेजिस्टेंस को कर दिया 18 ओम, तो तब भी 1 ओम का रेजिस्टेंस रहेगा। तो अगर ये 18 ओम होगा तो 1:9 का रेशियो ही रहेगा। तो अगर ये 18 ओम है तो ये 2 ओम आ जाएगा। तो अगर हम इसको अपने हिसाब से चेंज करते हैं, यानी कि नॉन रेजिस्टेंस को अगर लेते हैं, तो ये जॉकी की पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, अब इसका जॉकी की पोजीशन का क्या फर्क पड़ता है उसको देखना। सपोज करिए कि यहाँ पे कनेक्शन में ये जो जीरो है, स्केल का 0 सेंटीमीटर, और इसका जो इनिशियल पॉइंट है उसमें थोड़ा सा गैप आ गया, मतलब इसको जो कनेक्ट किया आपने उसमें 1 मिलीमीटर की प्रॉब्लम आ गई। तो ये हमारा जो एरर है लेंथ को मेजर करने में, उसमें सपोज करो कि 1 मिलीमीटर का डिफरेंस है, यानी कि इसका जो पॉइंट है जीरो और इसके जीरो एक साथ मैच नहीं कर रहे, 1 मिलीमीटर का गैप। तो यहाँ पे जो लेंथ की वैल्यू है वो 50 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। तो परसेंटेज एरर कितना होगा, और इस वाले केस में परसेंटेज एरर कितना होगा? तो यहाँ पे 1 मिलीमीटर है कितने में, 50 सेंटीमीटर में इंटू 100, और यहाँ पे जो 1 मिलीमीटर का गैप है वो कितने सेंटीमीटर में होगा, 1 मिलीमीटर होगा 10 सेंटीमीटर इंटू 100। तो किसकी परसेंटेज एरर ज्यादा होगी? तो ये वाला जो परसेंटेज एरर है 10 सेंटीमीटर से डिवाइड कर रहा है और इसको 50 सेंटीमीटर से डिवाइड कर रहा है, तो इसमें जो परसेंटेज एरर है वो कम आएगी और इसमें जो परसेंटेज एरर है वो ज्यादा आएगी। ठीक है, तो परसेंटेज एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या होना चाहिए, जो जॉकी है वो 50 सेंटीमीटर के अराउंड आना चाहिए। तो परसेंटेज एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, द वैल्यूज ऑफ आर, यानी कि नॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस हम सेलेक्ट करेंगे आर सो चोजन, उसको इस तरह से सेलेक्ट किया जाता है दैट द नल पॉइंट, दैट द नल पॉइंट, ये जो नल पॉइंट है शुड बी नियर 50 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस निकालेंगे वो अगर इसके काफी नजदीक आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, उस रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, और हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो 40 से 60 के रेंज में नहीं आया था, यानी कि 50 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। तो अगर 50 सेंटीमीटर के आसपास आएगा तो जो परसेंटेज एरर है वो काफी कम होगी और हमारा जो रिजल्ट है वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। ये सेकंड प्रिकॉशन का इसमें ध्यान रखना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसकी थर्ड, इसमें प्रिकॉशन जरूर पूछी जाती है और प्रिकॉशंस के मार्क्स होते हैं। थर्ड प्रिकॉशन है द जॉकी इज जेंटली फिक्स्ड, जेंटली फिक्स्ड ऑन द मीटर वायर, ऑन द मीटर ब्रिज वायर एंड इज नॉट रब्ड। ठीक है, इसको रब नहीं किया जाता। जैसे सपोज करिए कि मीटर ब्रिज है और ये जॉकी है, इस जॉकी को मैंने ऐसे टच किया और ऐसे इसको घिसता हुआ चला गया, मतलब इसके ऊपर रब करता हुआ और फिर देखने लगा कि भाई यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो ऐसे घिसना नहीं है।
अगर आप इसके ऊपर रब करोगे तो बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं, बहुत सारे क्लास में बच्चे होते हैं, अगर हर कोई बच्चा ऐसे रब करेगा तो इसकी जो यूनिफॉर्मिटी है क्रॉस सेक्शन की वो चेंज हो जाएगी, ये कहीं से ज्यादा घिसेगा कहीं से कम घिसेगा। तो जो पहली कंडीशन थी कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर होना चाहिए, शुरू में ही आपको बताया गया था कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए है, और जो एरिया है उसको हमें कांस्टेंट रखना है, तभी रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर एरिया जो है वो कांस्टेंट नहीं है, कहीं से ज्यादा घिसा हुआ है कहीं से कम घिसा हुआ है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कहीं पे ज्यादा होगा और कहीं पे कम होगा। उसकी वजह से ये क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो पाएगी, और हम वो फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे R इज इक्वल टू एल इंटू स्मॉल आर, क्योंकि स्मॉल आर उसमें हर जगह बदलता रहेगा। तो इसलिए जॉकी को कभी भी इसके ऊपर रब नहीं करते हैं, जॉकी को उठा के रखते हैं, जैसे यहाँ पे रखा फिर यहाँ पे उठा के रखेंगे, ऐसे रब करते हुए ट्रेवल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 3 प्रिकॉशंस आपको लिखने हैं इसमें, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अभी बेटा ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तो आपको दोबारा आना है, मैं अभी लिंक भेज रहा हूँ, फिर वापस आना है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। देखिए पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है। पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, किसी भी सर्किट के 2 पॉइंट्स के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो पोटेंशियोमीटर से कर सकते हैं। और ईएमएफ ऑफ अ सेल, या सेल का ईएमएफ मेजर करने के लिए भी हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर कौन से फिजिकल प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो देखिए जैसे ये एक सेल है और इस सेल को हमने एक ए बी वायर से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगी, ये प्राइमरी सर्किट, और इस सेल को बोलते हैं ड्राइविंग सेल। और इस सेल के हमने एक सेकेंडरी सर्किट कनेक्ट कर दिया किसी रेजिस्टेंस से, हमने ये पी और क्यू 2 टर्मिनल्स लिए और इससे एक सेकेंडरी सेल कनेक्ट कर दिया, ये रेजिस्टेंस हो गया और ये गैल्वेमीटर, और ये हमने जॉकी लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक सेकेंडरी सर्किट कनेक्ट कर दिया, तो आप देखिए कि इससे जो करंट आएगी उस करंट का एक पार्ट इसमें जाएगा, एक पार्ट, तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हमने ए जे से कनेक्ट कंसिडर किया, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने P2 से कनेक्ट कंसिडर किया। ये वाली जो करंट है इसको आई डैश कंसिडर कर लीजिए, यानी कि इस वाले रेजिस्टेंस में आई डैश करंट जाएगी। गैल्वेमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने R से डिनोट कर दिया कि गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस R है। अब देखिए ये जो लूप है, इन लूप ए पी क्यू जे ए पी क्यू जे ए, इस लूप में मैंने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दिया, बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो जब इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो ऐसे इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको पॉजिटिव लेंगे, बी पी क्यू। पॉजिटिव क्यों लेंगे, क्योंकि इस तरफ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, और आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आई डैश इंटू आर हो जाएगी, आई डैश इंटू आर। ये जो आई डैश इंटू आर है इसको भी पॉजिटिव लेंगे क्योंकि करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, और फिर जब ऐसे चलेंगे तो जे जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे है, इसलिए ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए जे, इसको नेगेटिव लेंगे, और ये पूरा लूप कंप्लीट हो गया तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर गैल्वेमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आता है, इफ
गैल्वेनोमीटर डिफ्रैक्शन इज 0। यानी कि आई डैश की वैल्यू अगर 0 के इक्वल होगी तो यहाँ पे आई डैश को 0 रख दीजिए, तो वी पी क्यू प्लस 0, आई डैश 0 हो गया तो 0 इंटू आर 0 हो जाएगा, माइनस वी ए जे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वी पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा? वी ए जे के बराबर। तो देखिए ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नोन है, और पी क्यू का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अननोन है। इसके सारे पैरामीटर्स हमें पता है। अभी एग्जांपल से हम करेंगे कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये एजे वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमें पता है, और पी क्यू वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमें नहीं पता है। पी क्यू का पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो हम इस जॉकी को, जैसे मीटर ब्रिज में हम चेक करते थे नल डिफ्रैक्शन, उसी तरह से इस जॉकी का नल डिफ्रैक्शन हम चेक करेंगे। यानी कि जब गैल्वेनोमीटर की करंट 0 हो जाएगी, तो जब गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन को शो करेगा तो इस तरफ का पोटेंशियल डिफरेंस इस तरफ के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये भी नल डिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है, कंपैरिजन के ऊपर काम करता है। तो इस तरफ का पोटेंशियल डिफरेंस नोन है और इस तरफ का पोटेंशियल डिफरेंस नोन अननोन है। ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आएगा। ये फर्स्ट प्रिंसिपल। अब ये जो हम इसको नोन कह रहे हैं, ये नोन कैसे है? एजे का पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालें? तो अगर इसमें करंट 0 है तो ये वाली जो करंट है सारी करंट इसी में जाएगी। अगर आई डैश की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब जो टोटल करंट है वो इधर तो नहीं आएगी, इसी में जाएगी। तो नल डिफ्रैक्शन में जो टोटल करंट है वो इसमें से पास होगा, और ए जे का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा? आई इंटू आर ए जे। तो इसका जितना भी रेजिस्टेंस होगा ए से जे तक का, ये आई इंटू आर ए जे के बराबर हो जाएगा। और आई की वैल्यू होती है, ये आर की वैल्यू हो जाएगी रो एल बाई ए। तो देखिए ये ए की मटेरियल का बना हुआ है तो रो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है तो ए कांस्टेंट है। तो ये जो पूरा टर्म है ये कांस्टेंट रहेगा। इसको हम के से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आगे एग्जांपल में इसको कैलकुलेट करके बताएंगे। फिलहाल हमने इस वाले टर्म को आई रो अपॉन ए को के ले लिया, और ये जो लेंथ ए जे है इसको एल ले लिया। लेंथ ए जे इज इक्वल टू एल। तो के की तो एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगी इस पूरे वायर के लिए। ये के तो कांस्टेंट है, मतलब इसकी फिक्स्ड वैल्यू रहेगी। तो अगर हमें के की वैल्यू पता है तो लेंथ के अकॉर्डिंग इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। यानी कि के की वैल्यू से हम एल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पता लग जाएगा। तो ये इसके प्रिंसिपल का दूसरा पार्ट, कि पोटेंशियोमीटर वायर पे जो भी जितनी भी लेंथ का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसको के से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये के क्या चीज है इसको समझना है। के है के इज इक्वल टू बी ए जे डिवाइडेड बाई लेंथ, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। अगर हम इसका टोटल का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें और उसको इसकी लेंथ से डिवाइड कर दें तो हमको के मिल जाएगा, और इस के को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए और इसकी लेंथ से इसको डिवाइड कर दिया। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। इस तरफ का पोटेंशियल डिफरेंस इस तरफ के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये जो चीजें हमने ऐसे थ्योरी में पढ़ी है, अब इसको एक न्यूमेरिकल से समझते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हम के को समझते हैं कि के का क्या मतलब होता है। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? हाउ टू कैलकुलेट potential gradient of
पोटेंशियोमीटर वायर, तो जो पोटेंशियोमीटर वायर है ये किस चीज का बना हुआ है? ये भी अलॉय का बना हुआ है, कॉन्स्टेंटन एंड मैंगनीन। और इसमें भी वही प्रॉपर्टी होती है जो नाइक्रोम में होती है, अल्फा ऑलमोस्ट जीरो होता है, यानी कि ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो जो टर्म्स आप नाइक्रोम के लिए लिखोगे वही टर्म्स आप कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन के लिए भी लिखोगे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझते हैं। ये जैसे ड्राइविंग सेल दिया हुआ है और ये ड्राइविंग सेल की वैल्यू दे रखी है आपको 2 वोल्ट, और यहाँ पे इसमें एक पोटेंशियोमीटर वायर कनेक्टेड है। ये पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी, और ए बी की जो लेंथ है वो आपको 100 सेंटीमीटर दी हुई है, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो वेरिएबल रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आपको दे रखी है। ये जो रेजिस्टेंस है ये 15 सेंटीमीटर पे आपने फिक्स कर दिया, 15 ओम पे। तो रेयोस्टेट को आपने 15 ओम पे फिक्स कर दिया, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस को 15 ओम कर दिया, और ए बी का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ए बी का रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 10 ओम। तो आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू निकालनी है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि हमें इसका वोल्टेज निकालना पड़ेगा और इसको इसकी लेंथ से डिवाइड कर दें, वोल्टेज डिवाइडेड बाय लेंथ। तो इसमें 1 सेंटीमीटर में कितना वोल्टेज है उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करें? पोटेंशियल डिफरेंस होगा आई इंटू आर। तो इसमें अगर आई करंट है, ये आई करंट है, ये इसमें भी जाएगी, ये इसमें भी जाएगी, ऐसे। ए बी में अगर आई करंट है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है बी ए बी, ये किसके बराबर होगा? आई इंटू रेजिस्टेंस ए बी के बराबर होगा। तो ए से बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आई इंटू आर ए बी। आर ए बी आपको दिया हुआ है 10 ओम, लेंथ आपको दी हुई है 100 सेंटीमीटर। सिर्फ हमें करंट कैलकुलेट करनी है। और करंट किसके बराबर होता है? करंट होता है ई अपॉन आर प्लस आर, मतलब ई अपॉन नेट रेजिस्टेंस, चाहे वो एक्सटर्नल है चाहे वो इंटरनल है। टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और उसको ईएमएफ से डिवाइड कर देंगे। तो ईएमएफ कितना है? 2 वोल्ट। रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया ए बी 10 ओम, और इसको इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर कर ली, चाहे तो दोनों को ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कंसीडर कर ली। तो हो जाएगा 2/25, और ये सेंटीमीटर हो गया, वोल्ट पर सेंटीमीटर। डेसिमल जीरो हो जाएगा, एक और जीरो, 8 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस वैल्यू डाल दीजिए, 2/25 कितना हो जाएगा? 0.08 एम्पियर। तो ये हो गया 0.08, और इसका रेजिस्टेंस हो गया आर ए बी 10 ओम, इसको 10 ओम से मल्टीप्लाई कर दो, और इस पूरे की लेंथ हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। तो ये वोल्ट हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया। इससे इसको डिवाइड करिए, 10 आ जाएगा, 0.008 वोल्ट पर सेंटीमीटर हो गया। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई। तो बहुत ही सिंपल है, मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, कि इसकी करंट निकालो। तो करंट तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ईएमएफ को नेट रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, करंट आ जाएगा। फिर करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, वोल्टेज आ जाएगा, और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो के आ गया। तो इसमें के निकालना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और के निकालना इतना आसान, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है बेटा, इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको इसी को जितना आज पढ़ाया उसी को रिवाइज करना है। थैंक यू सर। ओके बेटा।